रह गया कालूस, तो मैं उससे निमटने के लिए भी तैयार था। सो वही हुआ। दिन के एक हिस्से में कालूस के अरकारे एक हैगे के साथ उस मकान में आए और उन्होंने कतीला को आवाज दी। ये वही हैगा था जो कतीला से वाकिफ था, लेकिन इसके जवाब में मैं बाहर निकला और हैगे ने मानी के अंदाज में मुझे देखा। शायद उसे इतला दी गई थी कि यहाँ से मेरी लाश दस्तयाब होगी। क्या तुम्हें मुकद्दस कालूस ने भेजा है? मैंने उसे पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया। क्या मेरे लिए उसका कोई पैगाम है? नहीं, उसने उस औरत को तलब किया जो तुम्हारे पास मौजूद है। आओ अंदर आओ, मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूं, मैंने कहा और उसे लिए हुए अंदर दाखिल हो गया। कतीला खौफ से दूसरे कमरे में चली गई थी। मैंने हुमा को एहतराम से बिठाया और फिर उससे कहा, बिला शक मुकद्दस कालूस ने मुझे अपनी दोस्ती से नवाजा है। उसने इस हसीन लड़की को मेरे पास भेजकर मेरी हमदर्दियां हासिल कर ली हैं। सो मैं तुम्हारी इज्जत और तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आओ मेरे साथ शराब का एक जाम पियो, इसके बाद लड़की को ले जाना। हुमा मुस्कुराने लगा। तब मैं दूसरे कमरे में गया जहां कतीला मौजूद थी। लाओ वो जहर मुझे दे दो जो तुम्हें कालूस ने दिया है। मैंने उससे कहा, कौन आया है, क्या कह रहा है? कतीला ने खौफजदा अंदाज में पूछा। कालूस आजम का खास दोस्त हुमा। ओह, क्या कह रहा है? तुम्हें ले जाने के लिए आया है, फिर अब क्या होगा? कुछ नहीं कतीला, ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं है, मगर तुम जहर क्यों तलब कर रहे हो? सवालात ना करो, मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूंगा। मैंने किसी कदर झुंझुलाए हुए अंदाज में कहा और कतीला ने पत्थर की वो अंगूठी मेरे हवाले कर दी जिसमें जहर मौजूद था। तुम यहाँ आराम से बैठो, किसी किस्म का तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा और फिर मैं वापस हैगे के पास आ गया। वो रवानगी के लिए तैयार हो रही है जब तक हम कालूस की दोस्ती का जाम पिए। मैंने शराब के बर्तन से शराब उल्टी और हुमा के जाम में चालाकी से जहर मिला दिया। तब मैंने उसका जाम उसके हवाले कर दिया। हुमा ने मुस्कुराते हुए जाम होंठों से लगाया, लेकिन जहर था कयामत। शायद उसने 2 ही घूंट लिए होंगे कि उसे जोर की खांसी उठी और खून के टुकड़े उसके मुंह से उबल पड़े। उसकी आंखें दहशत से फैल गईं। उसके बाद उसने उठने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर गिरकर अपने ही खून में लौटने लगा और चंद साथ के लिए उस तमाशे के बाद उसने दम तोड़ दिया। मैं पुरस्कून निगाहों से उसकी मौत का मंजर देख रहा था। तब मैंने बाहर खड़े हुए लोगों को आवाज दी और उनमें से 2 आदमी अंदर आ गए। उन्होंने अंदर का मंजर देखा और खौफ से उछल पड़े। इसे उठाकर कालूस के पास ले जाओ, मेरी तरफ से कह देना कि मैंने दोस्ती का तोहफा कबूल कर लिया और तोहफे वापस नहीं होते। हाँ, जवाबी तोहफा अरसाल है, इसे कबूल करके मुझे इज्जत बख्शे। आने वाले पागलों की मानंद हैगी की लाश देख रहे थे। किसी हैगी की मौत उनके लिए बहुत बड़ी बात होती थी। पूरी बस्ती सोग मनाती थी और अजीब अजीब रसूमात होती। लेकिन इस वक्त कालूस का मुतमद्द खास यूं खामोशी से और बुरी हालत में मर गया था। वो लोग उसकी लाश उठाते हुए डर रहे थे। अगर तुमने इसकी लाश ना उठाई तो चंद साथ के बाद मैं बाहर खड़े हुए लोगों को बुलाऊंगा और इस वक्त इन्हें इस हैगे के साथ तुम दोनों की लाशें भी उठानी पड़ेगी। और प्रोफेसर ये दोनों भी मेरे बारे में या तो सुन चुके थे या देख चुके थे। चुनाचे उन्होंने खौफजदा अंदाज में हुमा की लाश उठाई और बाहर निकल गए। तब मैं मुस्कुराता हुआ वापस कतीला के पास पहुंच गया। कतीला अब भी खौफजदा बैठी थी। क्या हुआ, क्या वो लोग वापस चले गए? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे बारे में तुमने क्या कहा? यही कि दोस्ती के तोहफे वापस नहीं होते। हाँ, एक जवाबी तोहफा मैंने उसे भेज दिया है। ओह, वो क्या? हुमा की लाश? क्या? वो उछल पड़ी। हाँ, तुम्हारा लाया हुआ जहर शराब में हल करके मैंने हुमा को दे दिया और उसके साथ आने वाली उसकी लाश उठा कर लेके। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। किसी हैगे की मौत बहुत बड़ा तूफान ला सकती है। मैंने सारी जिंदगी तूफान से जंग की है। तुम खौफ का इजहार करके मुझे गुस्सा ना दिलाओ। और कतीला खुश कोंठों पर जुबान फेरने लगी। तब मैंने उसे अपनी आगोश में ले लिया। खौफजदा लड़की, जब तक तू मेरी आगोश में है महफूज है। किसी किस्म का तरद्दुद न कर। मुझे अपने बारे में बता, कालूस के बारे में बता, शमूना के बारे में बता। और कतीला ने गहरी सांस ली। तेरी आगोश में आने वाली मौत भी दिलकश होगी। मुझे अपनी परवाह नहीं है, बस मैं यही चाहती हूँ कि तू कालूस की खौफनाक चालों से महफूज रहे। मुझे कालूस के बारे में बता। कालूस बेहद चालाक इंसान है। वो जड़ी बूटियों से खूब वाकिफ है। उसने ऐसी बूटियां तलाश की हैं जो हैरत अंगेज खासियतें रखती हैं। यही उसका जादू है। लेकिन उसके अंदर एक बड़ी कमजोरी है। औरत के जिस्म से हम आगोश होकर वो अपनी शख्सियत भूल जाता है और कोई भी औरत जो उसे पसंद आ जाए उसका कच्चा चिट्ठा मालूम कर सकती है। मैंने उसे कुछ नहीं पूछा था, लेकिन उसने मुझे सब कुछ बता दिया। ओह, मसलन क्या क्या? अपने बहुत से जादू उसने मेरे सामने खोल दिए। जिन पहाड़ों में वो रहता है वो तय दर तय है। इस बड़ी जगह के नीचे जहां वो दरबार करता है, एक और घर है जो नीचे से बहुत कुशादा और पेचीदा है। इसके बेशुमार रास्ते हैं जो न जाने कहां कहां निकलते हैं। यही वजह है कि देखने वाले थोड़ी देर कबल उससे दरबार में देखते हैं और थोड़ी देर के बाद वहां से दूर कहीं और। खूब, मैंने उन मुफीद मालूमात से खुश होते हुए कहा। उसने जड़ी बूटियों से अनोखे जहर हासिल किए जो हवाओं में शामिल होकर इंसान को हलाक कर देते हैं। उसके अलावा उसने जड़ी बूटियों ही में तवील उम्री का राज दरियाफ्त किया है। चुनाचे वो जिसको चाहता है कीमती जिंदगी बख्श देता है और जिसे हलाक करना चाहता है वो सिर्फ हमारे सांस से लेकर हलाक हो जाता है। बहुत खूब, वो आग में नजर आता है। इसका क्या राज है? पत्थर की एक जार में एक बदबूदार स्याल है जो किसी दरख्त का दूध है। इनके चंद कतरे पानी में डालकर उसे गुसल करने के बाद
अगर वो आग के समंदर में कूद जाए तब भी उस पर बेअसर होगी। ओह, मैंने एक गहरी सांस ली। तो ये है कालूस का जादू। हाँ, उसने बेशुमार जाल फैला रखे हैं और खुद को बेहद मजबूत बना लिया है। अब तुम शमूना के बारे में बताओ। शमूना सिर्फ एक फरेब है। उसका इंतखाब हैगों का काम होता है। किसी भी खूबसूरत लड़की को शमूना मुंतखब कर लिया जाता है। हैगे उसे योका के माबद में परवरिश करते हैं। वो इनके दरमियान रहती है और जवान होकर दूसरी शमूना की जगह ले लेती है। मौजूदा शमूना एक हसीन और नौजवान लड़की है जिसे कालूस कहीं और चलाया था। शमूना के मुंह में हैगों की जुबान होती है। वो वही कहती है जो कालूस का एमा होता है। चुनाचे मौजूदा शमूना भी कालूस की गुलाम है। अब सिर्फ तुम्हारी बात रह गई। मैं बहुत छोटी थी। मेरी उम्र सिर्फ 11 साल थी जब कालूस के आदमी मुझे 16 बस्ती से उठा लाए थे। मेरे वालिदैन थे, बहन भाई थे, लेकिन अब तो सब मुझे भूल गए होंगे। 14 साल की हुई तो कालूस ने मुझे दुशीज़ा से औरत बना दिया और मैं उसे इस कदर पसंद आई कि उसने मुझे सिर्फ अपने लिए पोशीदा कर दिया। वरना अमूमन जो लड़कियां लाई जाती हैं, एक साल वो कालूस का दिल बहलाती हैं और उसके बाद दूसरे हैगों के इस्तेमाल में रहती हैं। अमूमन लड़कियां मर जाती हैं। जो नहीं मरती उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद उनका कोई मसरफ नहीं होता। तुमने कभी फरार होने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैं 11 साल की यहाँ आई थी और इतनी जिंदगी यहाँ गुजार चुकी हूँ। मेरे ज़हन के किसी खाने में फरार का ख्याल नहीं था। अगर तुम मेरे सामने ना आते और कालूस मुझे तुम्हारे सामने भेजने की बेवकूफ़ी ना करता तो शायद मैं आखिरी दम तक उसके वफादार रहती। लड़की, तुम मुझे पसंद आ गई हो। सुनो, कालूस जैसे हजारों अफराद भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अगर तुम मेरी जिंदगी चाहते हो तो किसी तरह मुझे यहाँ से निकाल ले चलो। जरूर, मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन सिर्फ 2 काम चाहता हूँ। अव्वल तो अपने दोस्त हाफू को रिहा करवाऊंगा। 2 ये कि एक बार शमूना की ज़ियारत जरूर करूंगा। यहाँ गुजरने वाला हर लम्हा मेरे लिए खतरनाक है। कालूस आसानी से मुझे कत्ल कर सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे किसी इरादे में रखना अंदाजी न चाहूंगी। ठीक है, जो तुम चाहो कर सकते हो। तुम बेफिक्र रहो, मैं देखूंगा कालूस अब मेरे खिलाफ क्या करता है। लेकिन प्रोफेसर, रात हो गई और कालूस ने मेरे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। वो समझ गया था कि उसका कोई कमजोर कदम उसे तबाही की तरफ ले जाएगा। वो मेरी हकीकत के बारे में उलझन में था। वो नहीं जानता था कि मैं क्या हूं और अपने जादू से भी वो अच्छी तरह वाकिफ था। उसने सोचा कि उसका जादू उस शख्स के सामने नहीं चलेगा जिसने हकीकत में आग जज़ब कर ली थी और जिसने जहर का नुस्खा खुद उसके आदमी पर आजमा डाला था। अगर फौरी तौर पर गुस्से में डूब कर वो मेरे खिलाफ कोई कदम उठा बैठता तो न जाने उसका जवाब क्या होता। चुनाचे वो मसलहत कोश शख्स खामोश होकर बैठ गया। उसने अपनी महबूबा से भी हाथ धो लिए थे। हाँ, मैं जानता था कि वो कोई और साजिश जरूर करेगा, ऐसी खामोश साजिश जो पहले से ज्यादा सख्त और पहले से ज्यादा मुअस्सर हो। वो खुलकर सामने आने वालों में से नहीं था। जरूर करेगा कुछ ना कुछ। मैं तो उसका शुक्रगुजार था कि उसने मेरी तन्हाइयां दूर कर दी थी, वो भी कतीला जैसी जिंदगी से भरपूर औरत से। कतीला भी मुझे पसंद करने वाली साहबका लड़कियों की मानद ज्यादा से ज्यादा मेरी कुर्बत की तलबगार थी। बहरहाल मैंने भी उसे अपनी मोहब्बत से महरूम नहीं रखा और उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। हैगी की खामोश मौत और कालूस की पुरस्रार खामोशी से वो भी हैरान थी और कहती थी, यकीन करो सुनहरे अजनबी, इससे कबल किसी हैगे की मौत इतनी खामोशी से कबूल नहीं कर ली गई। इससे कबल कालूस ने अपने किसी दुश्मन को इतनी जिंदगी नहीं दी। न जाने क्यों वो खामोश है। और ये बात मैं जानता था कि कालूस क्यों खामोश है। अपनी पहली नाकामी और कतीला पर मेरे कब्जे के बाद उसने सोचा होगा कि मुमकिन है कि कतीला ने मुझे उसके बारे में सब कुछ बता दिया और मैं उसके खरबों से वाकिफ होकर इनसे बचाव का मुअस्सर बंदोबस्त कर चुका हूँ। बहरहाल वो समझ गया था कि हरीफ कमजोर नहीं है और मेरे इस मकान के अंदर कयाम को पूरे 4 रोज गुजर गए। कतीला मेरे साथ थी। खाने पीने की चीजें वाफिर मिकदार में मिल रही थी और कोई तकलीफ नहीं थी। मैं भी ऐश कर रहा था। हाँ, इस दौरान रोहा के न आने पर मुझे हैरत थी। क्या बदनसीब रोहा का राज खुल गया? क्या कालूस को मालूम हो गया कि मुझे हालात से आगाह करने वाला रोहा है और उसने सबसे पहले रोहा को सजा दे दी? लेकिन इस रात मेरे इस ख्याल की तरदीद होगी। रोहा मुझसे मिलने आया। कतीला को देखकर उसने हिचकिचाते हुए मेरी जानिब देखा। बेधड़क होकर बात करो, अब ये मेरी दोस्त और कालूस की दुश्मन है। ओह, तू अजीम है देवता, तेरा सहर कालूस के सहर से बरतर है। मैंने हाफू के बारे में मालूमात हासिल कर ली है। कहाँ वो? सारा के कैद खाने में था। मलका के हुक्म के मुताबिक उसे दूसरी से माही में नेमून की खिदमत में रवाना किया जाने वाला था। ओह, पर मैंने उसे वहां से रिहा करवा लिया है। रिहा करवा लिया? मैं खुशी से उछल पड़ा। हाँ, तेरी खिदमत में हाजिर होने में इसी वजह से ताखीर हुई। अब वो कहाँ है? इंतहाई महफूज मकाम पर। मैंने उसे खामोशी से फरार करवाया। बज़ाहिर लोगों को ऐसा मालूम होगा कि जैसे वो कैद खाना तोड़कर फरार हुआ है। वो मुख्तलिफ समतों में उसे तलाश करेंगे, लेकिन आजाद जगहों पर इन्हें इनका निशान भी नहीं मिलेगा। तो गौर कर देवता कि क्या वो उसे किसी दूसरे कैद खाने में तलाश करेंगे? मैंने उसे वहां से आजाद कराकर उस कैद खाने में डाल दिया है जो मेरी तहवील में है। वहां उसे हर सहूलत मुहैया कर दी गई है। तो जब चाहेगा उसे तेरी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। खूब। मैं रोहा की फराहत से बहुत खुश हुआ। दरहकीकत उसने नहायत जहानत से फैसला किया था। मैंने उसे मुबारकबाद दी और खुशी का इजहार किया। मुकद्दस कालूस ने तेरे खिलाफ और क्या कदम उठाया? वो खामोश है।
सिर्फ एक सूरज दरमियान में बाकी है। इसके बाद वाले दिन की रात को शमूना का दरबार आम होगा, क्योंकि वो पूरे चांद की रात होगी और मुझे यकीन है कि देवता कि उस रात कालूस तेरे ऊपर आखिरी वार करेगा। मैं तुझे आगाह करता हूँ, तूने मुझे खुशी की खबर सुनाई है रोहा, मैं तेरी इज्जत करता हूँ। फिक्र न कर, मैं इस आखिरी वार के लिए तैयार हूँ। वो सारी जिंदगी मेरे ऊपर वार करता रहे, उसे अपनी बेबसी पर रोने के अलावा और कुछ नहीं मिल सकेगा। मेरे लिए जो हुक्म हो बता, तू अपना फर्ज अंजाम दे चुका है। इसके बाद अगर मुझे तेरी जरूरत पड़ी तो मैं तुझे तकलीफ दूंगा। हाँ, जब मैं यहां से जाऊंगा तू अगर पसंद करे तो मेरे साथ चल सकता है। अगर तेरा कुर्ब मुझे हासिल रहे तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। बस तो मेरे साथ चलेगा, अब तू जा सकता है। और रोहा चला गया। कतीला मेरी और उसकी गुफ्तगू गौर से सुन रही थी। रोहा के जाने के बाद उसने कहा, रोहा की खौफनाक कुव्वत से सभी वाकिफ है, इसकी हैसियत बहुत बड़ी है। मुझे हैरत है कि ये जो कालूस से अंधी अकीदत रखता था तुम्हारा गुलाम किस तरह बन गया। मैं इसे अपना दोस्त समझता हूं। मैंने कहा, वही सही, तब इसकी मिसाल तुम हो कतीला। मेरी बात और है। कतीला ने मुस्कुराते हुए मेरी गर्दन में बाहें डाल दी। इसकी बात भी और है। और फिर पूरे चांद की रात आ गई। उस रात की सुबह से ही बस्ती के लोगों में एक हलचल सी मची हुई थी। हर शख्स तैयारियों में मसरूफ था। मैंने महसूस किया कि इस रोज मेरे मकान के गिर्द बेशुमार मुसल्लह अफराद जमा हो गए थे। न जाने क्यों, शायद इन्हें खतरा था कि मैं फरार न हो जाऊं। लेकिन मैं ऐसी कोशिश क्यों करता। मैं तो खुद इंतजार कर रहा था कि शमूना के दर्शन करूं। हाँ, अगर मैं फरार होना चाहता तो ये लोग मुझे क्या रोक सकते थे। सूरज छुपे इंसानों का एक गिरोह मेरे पास आया और उनमें से एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा, मुकद्दस कालूस आजम ने कहा है कि क्या तुम शमूना की जियारत करोगे। अगर मैं उसे इनकार कर दूं तो हम इसे तुम्हारा इनकार पहुंचा देंगे। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी मलका की जियारत जरूर करूंगा। तब कालूस आजम ने कहा कि तुम्हें बड़ों की जगह दी जाए, क्या तुम हमारे साथ चलोगे। बड़ों की जगह से तुम्हारी क्या मुराद है। शमूना के दरबार में लोगों को हिफ्ज़ मरातब मकामात दिए जाते हैं। योका की सबसे बुलंदी पर शमूना का तख्त है। इसके नजदीक इससे कुछ नीचे मुकद्दस कालूस की नशिस्तगाह है। इसके बाद मुकद्दस हैगों का मस्कन है। फिर वो उमरा और बहादुर आते हैं जो नुमाया हैसियत रखते हैं, और फिर उम्दा और दलेराना कारनामे अंजाम देने वाले। सामने अवाम का हजूम होता है। मेरी जगह कौन सी है, मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। इसका इंतखाब मुकद्दस कालूस करेगा। तुम क्या चाहते हो। तुम इस हिस्से में पहुंचा दें जहां से योका की कंवारियां तुम्हें तुम्हारे मकाम पर ले जाएंगी। मेरी महबूबा भी मेरे साथ होगी। यह नामुमकिन है। हर शख्स के मर्तबे में कोई दूसरा शरीक नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसे तनहा नहीं छोड़ सकता। हम तुम्हें मजबूर नहीं कर सकते। इस बारे में कालूस आजम बेहतर जानता है। मैं शर्त पर तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं कि कतीला मेरे साथ होगी। मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा। हम ऐतराज नहीं कर सकते क्योंकि ऐतराज का हक सिर्फ मुकद्दस कालूस आजम को है। ठीक है, मैं इसे तैयार करके तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैंने कहा और कतीला की तरफ चल पड़ा। लेकिन वो ओट से मेरी गुफ्तगू सुन रही थी। मेरी बातों से सरचार होकर उसने मेरी गर्दन में बाहें डाल दी। अगर तुम मुझे साथ न ले जाते तो मैं खौफ से मर जाती। उसने कहा, मैं तुम्हें खुद से जुदा न करने का वादा कर चुका हूँ इस वक्त तक जब तक तुम जिंदा हो। और कतीला ने मेरा मुंह चूम लिया। बहरहाल वो तैयार होगी और फिर हम उस गिरोह के साथ चल पड़े। बस्ती पीछे रह गई और हम योका की बुलंद तरीन पहाड़ियों की तरफ चल पड़े। क्या तुम इन इलाकों के बारे में जानती हो। काफी हद तक। अगर हमें किसी मशकूक जगह ले जाया जाए तो तुम मुझे बता देना। हम ठीक चल रहे हैं। उमरा और बहादुरों वगैरह के बारे में जो कुछ इसने बताया था ठीक था। हाँ, शमूना के दर्शन के वक्त ऐसा ही होता है। तब ठीक है। क्या शमूना वहां मुजरमों के बारे में फैसले भी सुनाती है। हाँ, वो मसाइल जो हैगों से हल न होते हो और अवाम के जहन में उलझे हुए हो, इन्हें शमूना के सामने पेश किया जाता है और इनके बारे में शमूना का फैसला हर्फ आखिर होता है। तब हमारा मसला भी शमूना के सामने पेश होगा यकीनन, और वो फैसला सादर करेगी। उसके फैसले के बाद किसी को जुबान हिलाने की जरूरत नहीं होती और जिस बारे में वो फैसला करती है वो मसला खत्म समझा जाता है। ठीक है कतीला, मैं तुम्हारे कबीले की रस्म बदल दूंगा। मैं इसके किसी फैसले को कबूल नहीं करूंगा। थोड़ी देर के बाद हम एक पहाड़ी में दाखिल हो गए और कतीला ने झुककर मेरे कान में कहा, योका के माबद के अंदरूनी हिस्से का सफर शुरू हो चुका है। यहाँ से रोशनियां खत्म हो जाती हैं। क्या मतलब। ताकि कोई माबद की भूल भलियों से वाकिफ ना हो सके। हाँ, तुम्हें कदम कदम पर सितारों वाले मिलेंगे। सितारों वाले, मैंने ताज्जुब से पूछा। वो देखो, कतीला ने तारीकी में एक तरफ इशारा किया। एक चमकदार सितारा महदूद हिस्से में किरणें बखेरता हुआ हमारी तरफ बढ़ रहा था और फिर एक आवाज उभरी, आओ मुझे तुम्हारा मकाम मालूम है। मैंने गौर से उसे देखा। तब मैं सूरत हाल समझ गया। चमकने वाली चीज स्याह हीरा था जो किसी लकड़ी में नस्ब अपनी किरणें बखेर रहा था। इन्हीं किरणों की मध्यम रोशनी में हम सीढ़ियां तय करने लगे जो एक नीची सुरंग में बनी हुई थी। सुरंग की छत हमारे सरों से लग रही थी लेकिन वहां घुटन नहीं थी। न जाने वो सुराग कहाँ थे जिनसे हवा आ रही थी। सीढ़ियां बुलंदी की तरफ बढ़ती रहीं। फिर एक मकाम आया जहां हमने चंद साथ कायम किया। वहां एक दूसरा सितारे वाला मिला जो हमारे आगे का रहनुमा था और हमने उसकी माहियत में दूसरा सफर शुरू कर दिया। सुरंगों का जाल फैला हुआ था और यकीनन वो इस कदर टेढ़ी मेढ़ी थी कि उनके बारे में अंदाजा कायम करना मुश्किल था। और प्रोफेसर सुरंगों का ये सफर इस कदर तवील था कि मैं हैरान होने लगा। न जाने ये लोग हमें कहां से कहां ले जा रहे थे। कतीला के अंदाज से थकन नुमाया थी।
लेकिन बहरहाल वो मेरा साथ दे रही थी और फिर शायद हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। एक छोटा सा गार था जहां दीवार में चंद हीरे नस्ब थे। इनकी धुंधली रोशनी गार को मुनव्वर कर रही थी। यहाँ आखिरी सितारे वाले ने हमें छोड़ दिया। सामने दरवाजा मौजूद था और उसके सामने तुम्हारी नशिस्त है। चांद की पहली किरण आवाज दे तो अपनी जगह पहुंचाना, उसने कहा और खुद दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने गहरी सांस लेकर कतीला की तरफ देखा। कतीला के चेहरे पर खौफ के साए लर्जा थे। उसके होंठ खुश्क थे और उसके गहरे गहरे सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। इससे कबल यहाँ आई हो? नहीं, उसने गर्दन हिला थी। पहले कभी शमूना का दीदार नहीं किया? आम लोगों के साथ। ओह आओ देखें इस दरवाजे की दूसरी तरफ क्या है। मैंने कहा और अपनी जगह से आगे बढ़ गया। दीवार में चट्टानी दरवाजा मौजूद था। मैंने चट्टानी दरवाजे को धकेला और वह खुल गया। दरवाजे के सामने मुझे एक चौड़ा चबूतरा सा नजर आया। मैंने उस पर कदम रखा और फिर इत्मीनान से उसमें उतर गया। दरहकीकत कमजोर दिल लोगों के लिए बड़ा हैबतनाक मंजर था। ये चबूतरा दरअसल एक फैली हुई चट्टान थी जो पहाड़ की दीवार से बाहर निकली हुई थी और इस चट्टान के किनारों के बाद कुछ नहीं था, बस तारीक गहराइयां जो न जाने कौन से जहानों की सैर कराती थी। मैंने चारों तरफ देखा। खोखले पहाड़ में जगह जगह ये चट्टानें उभरी हुई थी और एक बुलंद तरीन जगह एक बहुत बड़ी और सबसे ऊंची चट्टान थी। गालिबन यहीं से शमूना के दर्शन होते थे। चट्टानें हिफ्ज़े मरातब लोगों के बैठने के लिए थीं और सामने पहाड़ के ऐन सामने तारीकी में अजीब सी भनभनाहट गूंज रही थी। मैंने गौर से देखा और एक तवील सांस लेकर रह गया। ये सान बारे की आवाम थे जो सामने के मैदान में शमूना के दर्शन के लिए जमा हो गए थे। तहद्दे निगाह इंसान ही इंसान नजर आ रहे थे। मैंने चट्टान का अच्छी तरह जायजा लिया और दरवाजे से वापस पहुंच गया। चांद आहिस्ता आहिस्ता उबर रहा था। कतीला मेरे चांदे से चिपक कर खड़ी हो गई। सुनहरी अजनबी, उसने आहिस्ता से कहा। मैंने जवाब दिया। तू क्या महसूस कर रहा है? कुछ नहीं, मैं पुरसकून हूँ। हाँ, मलका शमूना को मैं जरूर देखना चाहता हूँ, इसके अलावा तो कुछ नहीं महसूस कर रहा। बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरी अजीब कैफियत है। मेरे कानों में अनोखी आवाजें आ रही हैं। ये आवाजें जानी पहचानी हैं, हवाओं की शोर की माने, लेकिन कोई मुझे आवाज दे रहा है। न जाने किस की आवाजें हैं, शायद मेरे अपनों की जिन्हें मैं छोड़ चुकी हूँ। सुनहरे अजनबी, तुम इस जगह से बहुत मुतासर हो। शायद तुम्हारे दिल में अभी तक कालूस का खौफ है। खौफ, यकीन करो सुनहरी अजनबी, तुम इसे खौफ न कहो। एक अजीब सी कैफियत है, मैं इसे बेपनाह खुशी समझ सकती हूँ। क्या तुम मुझे अपने मजबूत सीने से न चिमटाओगे? पागल मत बनो कतीला, इत्मीनान से कालूस का ड्रामा देखो। मैंने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा और कतीला मुझसे लिपट कर बैठ गई। चांद आहिस्ता आहिस्ता उबर रहा था। फिर चांद की किरण किसी रास्ते से अंदर रिंगाई और मैं चौंक कर उस सुराख को देखने लगा जिससे रोशनी अंदर आई थी। उम्दा इंतजाम किया गया था। बहरहाल मैंने कतीला का हाथ पकड़ा और चट्टानी दरवाजा खोलकर चट्टान पर उतराया। कतीला मेरे साथ थी। हमने देखा चांद दूर की पहाड़ियों से उबर रहा था और हर चट्टानी साहिबान रोशनी में नहाता जा रहा था। अजीब मंजर था। जगह जगह सोने की चट्टानें उभरी हुई महसूस हो रही थी। न जाने इन चट्टानों को इंसानी हाथों ने तराशा था या ये कुदरती थी। जो कुछ भी थी बहरहाल हैरत अंगेज थी और मैं पूरी दिलचस्पी से इन्हें देख रहा था। तमाम चट्टानें आबाद होती जा रही थी और फिर चांद आसमान की छत पर आ गया। तब अचानक रंगीन किरणें मुख्तलिफ समतों से फूटी और इन्होंने इस चौड़ी चट्टान को अपनी जद में ले लिया जो दर्शन का तख्त थी। और बिलाशुबा कोसे कज़ा का यह मंजर दुनिया का सबसे दिलकश और सबसे हैरत अंगेज मंजर था। शायद चट्टान में बड़े और मुख्तलिफ रंगों के हीरे नस्ब किए गए थे जो चांदनी से आग उगलने लगे। इनकी ठंडी और पुरस्रार रोशनियों ने माहौल को अजीब हुस्न बख्श दिया था। फिर इस पुरसहर सन्नाटे में नाकूस की आवाजें उभरी और उसके साथ ही कालूस आजम अपनी चट्टान पर नजर आया और उसके फौरन बाद रंगीन रोशनियों में एक सहर जागा। चांदी के तारों से बने हुए लिबास में मलबूस एक नो उम्र नोखेज जिस्म नजर आया जो एक चट्टानी दरवाजे से बाहर निकला था। उसके दोनों तरफ दो खादमाएं अदब से गर्दन झुकाए हुए बाहर निकली और चट्टान के दोनों सिरों पर अस्तादा हो गईं और इस मुतनासिब उलाजा नोखेज लड़की को देखकर मैं मबहूत हो गया था। बिलाशुबा हुस्न का एक आला तरीन शाहकार थी। ऐसा शाहकार जो हर सदी की यादगार होता है। पूरी सदी एक आध रवायत छोड़ती है और यह लड़की इस सदी की रवायत थी। मैं सब कुछ भूल गया। रोशनियां उसका हाथा की उस पर निसार हो रही थी और उसकी हल्की पलकें झुकी हुई थी। उसके चलने का अंदाज भी अजीब था जैसे हवा में तैर रही हो। फिर वह चट्टान पर बनी हुई नशिस्त पर बैठ गई। उसका चेहरा इस तरह चमक रहा था कि दूर दूर से देखा जा सके और मुझे यकीन था कि मैदान में जमा लोग उसे बाखूबी देख रहे होंगे। मैंने गहरी सांस ली और मैंने महसूस किया कि इस वक्त से आज तक की सारी थकन रफा हो गई हो। जब मैं पोगास के साथ जहाज में सवार हुआ था इस लड़की को देखने के लिए इससे ज्यादा जिद्दोजहद की जाती तब भी कम थी। मैंने अपने दिल में नई उमंगें महसूस की और दिलचस्पी से उसे देखने लगा। तब उसने आहिस्ता आहिस्ता पलकों की झालरें उठाई और प्रोफेसर, आज भी वो निगाहें मेरी निगाहों में है। मुमकिन है तुम मेरी बात को अफसाना तराजी समझो, मुमकिन है तुम मुझे कोई हवस परस्त दीवाना करा दो, लेकिन प्रोफेसर मेरी उम्र का अंदाज तुम मुश्किल से ही लगा सकते हो। तुम मेरी उम्र का तयन ही नहीं कर सकते और मैं इस पूरी उम्र की, मैं इन सदियों की कसम खाकर कहता हूँ प्रोफेसर के इनसे ज्यादा हसीन, इनसे ज्यादा पुरकशिश, इनसे ज्यादा सहर अंगेज आंखें दोबारा मेरी निगाहों से नहीं गुजरी। वो आंखें थी कि पूरा तिलिस्म का था।
कौन था जो इन आंखों को देखकर दिल सीने से खींचता ना महसूस करता हूँ। मेरी भी यही कैफियत थी। बस महसूस कर रहा था मैं इस लड़की के बगैर नामुकम्मल हूँ। मैं सोच रहा था कि अभी इस सारे तिलिस्म को बर्बाद कर दूं, अभी इस पूरे ड्रामे को खत्म कर दूं और लड़की के पास पहुंचकर उसे अपनी तहवील में ले लूं, इसे करीब से देखूं। और फिर मैंने उसकी आवाज सुनी। कौन कौन सी चीज की तारीफ करूं प्रोफेसर, वो सदियों का मजमुआ हुस्न थी। हर चीज अपनी जगह जरनिगार, हर चीज हुस्न से मालामाल। सहर खेज आवाज ने सान बारे के लोगों को मुखातिब किया। सान बारे के लोगों, तुम्हारी मलका तुम्हारी अकीदत कबूल करती है। वो तुम्हारे लिए खुशहाली की दुआ करती है कि तुम खुश हो, हम खुश हैं। एक गुलगुला सा बुलंद हुआ। मैंने दिल में इस तिलिस्म कदे को सुना। मलका की आवाज ज्यादा बुलंद नहीं थी, लेकिन साकत पहाड़ों में गूंज का ऐसा निजाम था कि आवाज दूर तक फैल रही थी। मुकद्दस कालूस आजम। इस बार उसने बूढ़े हैगे को मुखातिब किया। अजीम मलका, अजीम शमूना, इस चांद की उलझन, अजीम उलझन मलका, अजीम तरीन उलझन। मकार कालूस ने कहा, हमें आगाह कर। चमूना की आवाज उभरी। सरहद के पहाड़ों से एक पीले चमकदार जिस्म वाला अजनबी ताकिद हुआ। वो गैर मामूली तौर पर ताकतवर है, इसलिए उसने नाकाबिले अबूर पहाड़ों को अबूर करके सरहदी मुहाफिजों को मरूब किया और खुद को देवता कहलवाया। तो उसने कहा वो कहर के देवता नेमून को कत्ल कर देगा। इसने और भी दावे किए और लोगों को बहकाया। ए अजीम मलका, वो तेरे सामने मौजूद है, तस्दीक या तरदीद कर दे, तू बेहतर जानती है। क्या ये देवता है? अगर ये देवता है तो आवाम को बता दे ताकि सब इसकी ताजीम करे। अगर ये झूठा है तो इसके लिए सजा भी तू ही तजवीज कर।